हेलो एवरीबॉडी, आप लोगों का श्री विश्वनाथ पीजी कॉलेज में पुनः ऑनलाइन सिस्टम में आपका स्वागत है। आज आप लोगों के 5th सेमेस्टर में डेयरी यानी फूड साइंस का जो लेक्चर अभी तक ऑफलाइन में हम लोगों ने पढ़ा, उसके आगे की प्रक्रिया को हम कंटिन्यू करेंगे वीडियो के माध्यम से। उसमें हमने इससे पहले जब आपको बताया था, वो बताया था कि डिफिनीशन क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या थे, क्लासिफिकेशन क्या था। प्रॉपर्टीज़ में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात हो चुकी थी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ रह गई थी, जिसमें हमने बताया था कि किस प्रकार से ग्लिसरॉल के साथ कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ता है तो एस्टर्स बनाते हैं। जो एस्टर्स बनते हैं वो जब फैटी एसिड किसी फैटी एसिड के साथ संयुक्त होते हैं तो फैट एंड ऑयल बनाते हैं। कैसे बनाते हैं इस पर एक बार हम पुनः, चूँकि आप लोग उस बातों को शायद ध्यान में रखे हो या ना रखे हो, इस पे हम आगे थोड़ा सा मूवमेंट करते हुए आपको, या फिर यूँ हम कह सकते हैं कि आपको थोड़ा सा बैक उस चीज़ को बात दिखा दे, पहचानवा दे कि हाँ क्या होता है, कैसे रहता है। जो वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने वह क्लास किया था या नहीं किया था, वह सभी इसके माध्यम से इसको आसानी से जान लेंगे। करते क्या है, ग्लिसरॉल का सूत्र हमने आपसे बताया था कि जो सिंपल ग्लिसरॉल्स होते हैं उनका सूत्र होता है, इसे हम कहते हैं CH2OH, CHOH और CH2OH। ये सिंपल ग्लिसरॉल्स होते हैं। जब हम ग्लिसराइड्स का फॉर्मेशन करते हैं, ग्लिसराइड्स का जब निर्माण करते हैं, तो ग्लिसराइड्स का निर्माण करने पर होता क्या है कि इनके साथ जो कार्बोक्सिलिक समूह होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक होते हैं, वह इनके साथ जाकर के इस ग्लिसरॉल के साथ जुड़ते हैं। यदि एक जुड़ता है तो उसे हम मोनो कहेंगे, यदि दो जुड़ता है तो उसे हम डाई कहेंगे, यदि तीनों पे जुड़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स कहते हैं। अब हम जिक्र करते हैं कि ट्राइग्लिसराइड्स बनते कैसे, और उसी के दरमियान आपको बता देंगे कि मोनोडाई कैसे होता है। जैसे यहाँ पे हमने 3 लिया कार्बोक्सिलिक समूह। अब यहाँ पे क्या होता है कि ग्लिसरॉल के साथ जब ये संयुक्त होते हैं, तो संयुक्त जब भी कोई भी चीज़ें, कोई भी कंपाउंड्स बनेगा, तो एक चीज़ याद जान लीजिएगा कि जुड़ने के लिए किसी न किसी को बाहर निकलना पड़ेगा। जैसे मैं आपसे बता दूं, मैंने आपसे कई बार लेक्चर में बताया भी है कि हमें कुछ लेने के लिए पहले कुछ खोना पड़ता है। जैसे मान लेते हैं कि ये चाक है और यह एक पेन है। अब ज़रूरत इस वक्त हमें चाक की है, पेन की नहीं, क्योंकि ब्लैक बोर्ड और पेन हमने अपने हाथ में पकड़े हुए थे, जैसे आप लोग पकड़े होंगे कॉपी किताब के लिए। आज हम आपको जो है यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे चाक के माध्यम से पढ़ाना है और पेन के माध्यम से नहीं पढ़ाना है। यदि मेरे हाथों में पेन है तो मैं चाक नहीं ले सकता हूँ, तो मैंने पेन को छोड़ दिया और फिर चाक को ले लिया। तो नया चीज़ बनने के लिए किसी न किसी को वहाँ से हटना पड़ता है, तभी वो जुड़ सकता है, नहीं तो नहीं जुड़ेगा। कुछ क्रियाएँ इस प्रकार से इसमें भी होती रहती है कि कभी कभी किसी कंपाउंड के उपस्थिति से वो जुड़ेंगे, सिर्फ जुड़ेंगे तो वहाँ कोई न कोई एक फैक्टर काम करेगा। जो फैक्टर है, अब वो किस प्रकार से जुड़ रहे हैं इसको हम देखते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जब ये आपस में संयुक्त होते हैं तो इसमें आप तीनों पे देखते हैं। अगर हम यहाँ पे नंबरिंग कर दें 1 2 3, ठीक, यहाँ पे अगर हम नंबरिंग कर दें तो आप ये देख रहे हैं कि प्रत्येक के अंतिम में यहाँ पे एक एक हाइड्रॉक्सिल समूह है, और हाइड्रॉक्सिल समूह है तो इसी हाइड्रॉक्सिल समूह के यानी कि OH समूह है, और यहां से क्या करता है, इसका एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स ले लेता है। जब ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स ले लेंगे तब ये क्या कर बना लेते हैं, सबसे पहले तो हम इनको बना के दे देते हैं कि ये क्या करते हैं, जल बना लेंगे। और कितने जल बना लेंगे भाई, 3 निकल रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि वो कौन सी बनेगी, 3 जल का फॉर्मेशन। अब यहाँ पे क्या होगा, जो ग्लिसरॉल था, जो सिंपल ग्लिसरॉल था, वह ग्लिसराइड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ग्लिसरॉल्स के एस्टर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, एस्टर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसी सूत्र को हम आसानी से रख सकते हैं कि यहाँ पे हम R1 R2 और R3 कर सकते हैं। ये R1 R2 R3 जो है, इसी पे फैटी एसिड आकर के जुड़ते हैं। फैटी एसिड 2 होते हैं,
एक सैचुरेटेड होता है और एक अनसैचुरेटेड होता है। जो सैचुरेटेड होगा, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के लिए सीधा सीधा हम एक सूत्र के माध्यम से आपको बता दें कि कैसे हम इस चीज को पहचान लेंगे कि जो है ये सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है। कार्बन की संख्या सेम होते हुए भी वहां पर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को हम कैसे व्यक्त करते हैं इसको देखेंगे, फिर बताएंगे आपको कि हाँ यहां पे किस प्रकार से जुड़ करके ये फैटी एसिड या फैट या ऑयल का निर्माण कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको यहां तक समझ में आ गई होगी बात। यदि नहीं आई है तो फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं। सिंपल ग्लिसरॉल्स हैं और चूंकि हम यहां पे ट्राइग्लिसराइड्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसलिए कार्बोक्सिलिक समूह के 3 यौगिकों को जो है यहां पे इनके साथ क्या करेंगे, क्रिया कराते हैं। जब क्रिया कराते हैं तो उस क्रिया में क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक समूह के 3 OH और ग्लिसरॉल के 3 OH और कार्बोक्सिलिक समूह के जो है 3 H मिलकर के H2O का निर्माण कर लेते हैं। शेष जो बचते हैं उनके साथ संयुक्त होकर के वो ग्लिसराइड्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। अब जब यहां तक फॉर्मेशन हो जाता है, यहां तक ये बन जाते हैं, ग्लिसराइड्स का निर्माण हो जाता है। तो ग्लिसराइड्स का निर्माण होने के दरमियान फिर यहां पे अब जाकर के वसा या तेल का निर्माण होना प्रारंभ होता है। वसा एवं तेल का निर्माण होने के लिए क्या चाहिए, वसा या तेल से रिलेटेड जो फैटी एसिड होते हैं, वो फैटी एसिड किस सूत्र को प्रतिपादित करते हैं, इस पे भी हम एक बार जिक्र कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं कि किस प्रकार से ये जुड़ते हैं। जो सैचुरेटेड होंगे, जो अनसैचुरेटेड होंगे, जो आपके संतृप्त और असंतृप्त होंगे, जो आपके सैचुरेटेड हैं उनका जो सूत्र होता है वह होता है CnH2n+1। यदि CnH2n+1 है तो वो सैचुरेटेड होगा, संतृप्त होगा। और यदि यहां पे CnH2n-1 हो जाए तो वो क्या होगा, अनसैचुरेटेड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम आपको 2 इस प्रकार के फैटी एसिड का नाम बता रहे हैं, एस्टरिक एसिड और ओलिक एसिड। फैटी एसिड है ये। अब यहां पे क्या करेंगे कि जो एस्टरिक एसिड होती है उसका सूत्र होता है C17H35। अब 35 कैसे हुआ भाई, ये 35 हुआ ये कि N की वैल्यू होती है नंबर ऑफ कार्बन की। क्या होती है, नंबर ऑफ कार्बन। जो नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, जितनी संख्या इसकी बढ़ेगी उसमें H की वैल्यू उतनी, जितनी इसकी कार्बन की वैल्यू होगी उससे दुगुना जो है H की वैल्यू होगी। तो यहां पे जब कार्बन की वैल्यू 17 है तो 17 होने के बाद 17 दूनी 34 हो जाती है, और एक यदि प्लस होता है, यदि वो सैचुरेटेड बनता है तो 35 हो जाएगी। जो 35 होती है वह एक्चुअली क्या होती है, एस्टरिक एसिड होती है या फैटी एसिड होती है। इसी प्रकार से आपका अनसैचुरेटेड जो है वो फैटी एसिड जो पाए जाते हैं जिसको हम ओलिक एसिड कहते हैं। ओलिक एसिड में क्या होता है कि Cn तो यहाँ पे सूत्र यही है, CnH2n-1, यानी कि जो भी कार्बन की वैल्यू होगी, नंबर ऑफ कार्बन जितना प्राप्त होगा आपको या जितना आप ले जाते हैं, जिस प्रकार का फैटी एसिड है ये हम आप लेके नहीं जा सकते। अगर ये सोचा जाए कि नहीं हम अपने मन से बढ़ा दें, हम अपने मन से कम कर दें, ऐसा नहीं होना है। किस प्रकार का आप फैटी एसिड ले रहे हैं, उस फैटी एसिड का कार्बन, हाइड्रोजन, ये सब पहले से वो आप सिद्ध होता है या उस पर वो काम ही हुआ होता है। ऐसा नहीं है कि हम आप उसमें एक कार्बन बढ़ा दे, कार्बन घटा दे और कह दे कि हम संतुलन करने के लिए यहाँ पे कि हाँ इसके बराबर इसके हो गया। ऐसा नहीं होना है। तो इसके लिए अगर ऐसा नहीं होना है तो हम करते क्या है भाई कि यहाँ पे ये सूत्र प्रतिपादित होनी चाहिए और क्या हम बना रहे हैं ये भी ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ पे कार्बन की वैल्यू N है, हाइड्रोजन की वैल्यू जो है 2N है, -1। अगर -1 हो जाएगा तो इसका मतलब है कि वो अनसैचुरेटेड होगा। अनसैचुरेटेड का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि हाइड्रोजन आयंस को या कंपाउंड्स को बैलेंस करने के लिए वहां पर उसके बैलेंस के लिए डबल बॉन्ड का इस्तेमाल किया जाता है। जो डबल बॉन्ड का इस्तेमाल आप कर रहे हैं उसको बैलेंस करने के लिए किया जाता है। अब जब वही प्राप्त हो जाता है तो वो हट जाता है, यदि प्राप्त नहीं है वहां से कम हो गया है तो उसको बैलेंस, जैसे अब बताएं आपसे
कि जब आप बाल्टी का पानी उठाते हो ना, तो बाल्टी का पानी उठाने के लिए आप सीधे नहीं खड़े होते, कभी नहीं खड़े हो सकते, या आप सीधे खड़े होंगे तो चल नहीं सकते हो। आप क्या करते हो कि आप जब बाल्टी का पानी उठाते हो तो अपने शरीर को उस हिसाब से बैलेंस को मेंटेन करते हो। जब बैलेंस मेंटेन हो जाता है तो उसी बैलेंस के आधार पे आप गति करना प्रारंभ कर देते हो। या आप जब बैठते हो कहीं पर, जैसे ऐसा तो है नहीं, अगर आप गाड़ी पे बैठ रहे हो, अगर एक एग्जांपल दे आपको, तो आप एक पैर को अगर वहाँ पे, या फिर आप साइकिल पे बोरी बांधे हुए हो पीछे, अगर वह बैलेंस में नहीं होगा, एक सिधाने में नहीं होगा, तो आप क्या करेंगे, आप जिस तरफ भार उसका अधिक होता है उसके अपोजिट अपने शरीर को आप मूव करते हो, तो बैलेंस बनाते हो। वही काम वहाँ पे भी करता है, वो बैलेंस बनाता है। अब यहाँ पे क्या है कि ये चीज़ें क्या होंगी, तो डबल बॉन्ड का निर्माण होता है। फिलहाल हम आपको सूत्र के आधार पर भी बता रहे हैं, आगे चल के आपको ये भी मिलेगा कि जब अनसैचुरेटेड होता है उसको सैचुरेटेड करते हैं तो किस प्रकार से करते हैं। आपके केमिकल प्रॉपर्टीज यानी रासायनिक गुण में ये चीजें आपको मिलेंगी। अब यहां पर हम बात करते हैं, मान लेते हैं कि कार्बन की वैल्यू यही हो, 17 हो, तो 17 की वैल्यू है तो 17 दूनी 34 और एक माइनस कर देते हैं तो हो जाता है क्या, ये 33। ये होता है आपका अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब ये फैटी एसिड जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, अब इनका निर्माण अगर हम ग्लिसरॉल के साथ करें, फैट के रूप में करें, ऑयल के रूप में करें, तो उसमें क्या क्या चाहिए भाई, उसमें चाहिए आपको एक ग्लिसरॉल चाहिए, एक कार्बोक्सिलिक समूह जिसका एस्टर्स बनेगा, और तीसरा चाहिए आपका फैटी एसिड चाहिए। अगर हम तीनों को अलग अलग करके भी देखें, जैसे वहां पे हमने उस तरह के सिर्फ एस्टर्स बनाए हुए थे, ग्लिसराइड्स बनाए हुए थे, ग्लिसराइड्स न बना करके हम ग्लिसरॉल से करें तो कैसे करते हैं, इस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। अब यहां पे जैसे हम कर रहे हैं, ग्लिसरॉल ये है CH2OH, CHOH और CH2OH, ये हो गया। अब हम कोई फैटी एसिड ले लेते हैं, फैटी एसिड। अब आप अपने माइंड से चाहे वो सैचुरेटेड का ले चाहे अनसैचुरेटेड का ले, दोनों ही सूत्रों को हमने बता दिया, दोनों एस्टरिक एसिड को भी बता दिया है और ओलिक एसिड को भी बता दिया है। जिसको भी आप लेना चाहें आप इसे ले सकते हैं। ये सैचुरेटेड कंडीशन की है और ये क्या है आपका अनसैचुरेटेड कंडीशन की है। इसको एस्टरिक एसिड कहते हैं और इसको ओलिक एसिड कहते हैं। इसके साथ क्या करेंगे कि आपसे बताया गया कि इनके साथ जब ये ऐड होते हैं तो ग्लिसरॉल के साथ डायरेक्ट ऐड नहीं हो सकते हैं। जब डायरेक्ट ऐड नहीं होंगे तो होंगे कैसे, उनके लिए क्या करते हैं कि ये जब इनका एस्टर्स बनेगा, एस्टर्स कैसे बनेंगे, जब वहां पे कार्बोक्सिलिक समूह होगा, कार्बोनिक समूह होगा तो यहां पे एस्टर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहां पे क्या करेंगे COOH, क्या हो जाएगा COOH और COOH, ये आपस में इनके साथ संयुक्त आप करा सकते हैं। फिलहाल हम यहां पे इस चीज को भी इंडिकेट नहीं करते हैं, आप अपने माइंड में बस रखिएगा कि इनके साथ भी हम डायरेक्ट बना सकते हैं। अब यहां पे डायरेक्ट अगर आप बना सकते हैं तो ये सैचुरेटेड बनाते हैं कि अनसैचुरेटेड बनाते हैं, ये आपको निर्धारित करना है। आप अपने कॉपी के लिए, अपने समझ के लिए, अपने तरीके से किस प्रकार से उसे आप देखना चाहते हैं। अब यहां पे हम बात करते हैं कि ये कैसे बनेंगे। मोनो बनाना है, डाई बनाना है, ट्राई बनाना है। मोनो बनाना होगा तो एक को आप उठाएंगे, डाई बनाना होगा तो दो को उठाएंगे, और ट्राई बनाना है तो तीनों को ले लेंगे। यदि हम ट्राई बनाना चाहते हैं तो हम यहां क्या कर सकते हैं, 3C17 H35 और COOH, क्योंकि यही जुड़ेंगे, इनके साथ संयुक्त होंगे, और संयुक्त होने के बाद वहां पे आपका, चूंकि मैंने क्या बनाया हुआ है एस्टरिक एसिड यानी फैट में बनाने जा रहा हूं। एक याद रखना, सैचुरेटेड होगा तो फैट होगा, अनसैचुरेटेड होगा तो ऑयल होगा। अंतर यही होता है। जैसे आप लोग साबुन का निर्माण करते हैं ना, तो साबुन के निर्माण में हम ऑयल का इस्तेमाल करते हैं या फिर हम फैट का इस्तेमाल करते हैं। यदि हमारे पास फैट नहीं है, जैसे मैं आपसे बता दूं कि जब आप घी लेने जाते हैं मार्केट में या इस प्रकार की प्रोडक्ट लेने चाहते हैं जो कि आप जैसे डालडा घी का यूज आप करते हैं, तो डालडा घी पे एक बात लिखी रहती है वनस्पति घी। वनस्पति घी का मतलब क्या है कि जो वनस्पतियों में पाए गए फैटी एसिड हैं उनके द्वारा बनाया गया है।
लेकिन ये भी हो सकता है कि अगर हमको मस्टर्ड से बनाना हो, यदि हमको ऐसी चीज़ों से बनाना हो जो कि ऑयल फॉर्म में रहा हो, या फैट से उसे डायरेक्ट मिल नहीं सकता है फैट से, तो हम करते क्या है कि हाइड्रोजनीकरण करके हम क्या करेंगे कि जो वहाँ पे अनसैचुरेटेड होता है उसे हम सैचुरेटेड में कन्वर्ट करेंगे। जब सैचुरेटेड में कन्वर्ट होता है तो वह घी के अंदर, चूंकि फैट के लिए अपने दिमाग में हमेशा रखिएगा जितने भी सैचुरेटेड होंगे वो फैट होंगे, जितने भी अनसैचुरेटेड होंगे वो ऑयल होंगे। ठीक, अब वहीं से आपको बना लेनी है कि आप क्या बनाना चाहते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, चूंकि हम अभी फैट बना रहे हैं, ऑयल के लिए आप अपने यहाँ प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसमें भी कोई परिवर्तन आपको करनी नहीं होगी। सिर्फ अंतर क्या होगा कि जिस प्रकार से हम बता रहे हैं उसी प्रकार से आप इसको रख देंगे, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बन जाएगी। एक चीज याद रखिएगा, इस सूत्र को याद रखिए, इसको याद रखिए, एग्जाम के लिए आपको समस्या नहीं होनी है, मैं गारंटी देता हूं, क्योंकि फिर बनाने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। कैसे नहीं आएगी वो मैं बता रहा हूं। अब मैंने इससे पहले बताया कि हाइड्रॉक्सिल समूह को क्या करते हैं, इसके H से जोड़ करके संयुक्त करके जल बना लेते हैं। तो जल बनाएंगे, इनकी वैल्यू कितनी है, 3 है, इनकी वैल्यू 3 है, ये भी 3 है, तो 3H2 का फॉर्मेशन होगा, निर्माण हो जाएगा, बन गए 3। अब जल तो निकल गए भाई, अब क्या करना है, जब जल बाहर चला गया तो चला गया, अब इनके साथ ये संयुक्त हो जाएंगे। जब इनके साथ ये संयुक्त होंगे तो संयुक्त होने की दशा में क्या बन जाएगा, अब यहाँ पे CH2OH, इसके बाद जो है यहाँ पे फिर जुड़ जाएंगे C17H35, क्या जुड़ जाएगा, C17, सॉरी ये थोड़ा सा गैप चाहिए इसको, C17H35, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर इसमें परिवर्तन हो गया तब तो सब चला गया। ये याद रखना कि इसमें कोई परिवर्तन हमको नहीं करना है। अब इसमें क्या करना है, फिर दूसरा, ये तो हो गया एक पहले कार्बन का, दूसरे कार्बन की कहानी लिख लेते हैं। फिर इसके बाद तीसरे का कर लेते हैं भाई, ठीक, चलिए अब ये बन जाता है आपका ट्राई एस्ट्रिक। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये होता है आपका फैट। क्या होता है, ये फैट होता है। इसी फैट का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। अब ये फैट हम कहां से लेते हैं, वनस्पतियों से लेते हैं, जंतुओं से लेते हैं। कैसे लेते हैं, इसमें भी बहुत ब्रांचेस हैं जो सैचुरेटेड के अंतर्गत आते हैं, बहुत सारे फैट के अंतर्गत आएंगे, बहुत सारे ऑयल के अंतर्गत आएंगे। तमाम प्रकार के जो है ऑयल्स का इस्तेमाल इस पे किया जाता है, ठीक है। तो अब हम आते हैं, अब मैं समझता हूं कि आपको यहां तक की बातें समझ में आ गई होंगी। क्यों आगे की नहीं हुई, आ गई ना, तब हम लोग आगे चलते हैं। चलिए भाई हम लोग आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज में ये कैसे इनको हम परिवर्तित कर सकते हैं। तो पहला हम लिखेंगे हाइड्रोलाइसिस। क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट है हाइड्रोलाइसिस। इसको कहते हैं जल अपघटन, ठीक। भी जल अपघटन क्या होता है या कैसे इसकी क्रियाएं होती है। जल अपघटन में जो दुग्ध वसा, देखिए हम लोग, मैंने आज बताया था कि बायोकेमिस्ट्री का जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और लिपिड्स हैं, इस सब की जो है क्रिया विधि एक ही होगी। बस फर्क क्या होगा कि हम वनस्पतियों की बात कर रहे हैं, ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं, एनिमल बॉडी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, और जो भी क्रियाएं होनी है इसी क्रम में होंगी। जैसे आपको पिछली कक्षा में हमने बायोकेमिस्ट्री में ये बातें बताई थी, पुनः इसमें जब हम आपको दुग्ध वसा के विषय में चर्चा कर रहे हैं तो हम दुग्ध वसा की ही बात करते हैं। उसमें जो ये हाइड्रोलाइसिस होती है या टूटते हैं, वो किस प्रकार से टूट रहे हैं, कैसे वहां पे प्राप्त हो रहे हैं, इस पे हम चर्चा करते हैं। माइंड दो मैंने आपको बताए हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। एक मैं बता रहा हूं और एक आप करिएगा। यदि आप करते हैं तो वो आपके लिए बेहतर होगा। हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है कि जल अपघटन में कि आपका लाइपेज एंजाइम जो होते हैं, लाइपेज एंजाइम की उपस्थिति में
जो दुग्ध वसाएं होती हैं उनके साथ जल संयुक्त होता जुड़ता है। जब जल जुड़ता है तब वह टूट करके अलग अलग कंपाउंड्स का निर्माण कर लेते हैं, अलग अलग कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। जैसे आपका एस्ट्रिक एसिड है, जो एस्ट्रिक एसिड है या फिर ओलिक एसिड है। हमने एस्ट्रिक एसिड बहुत बना लिए भाई, हम ओलिक भी एक बार बना लेते हैं जिससे कि आपको दिक्कत न होने पर। ओलिक एसिड है तो ओलिक एसिड का सूत्र क्या होगा भाई? ओलिक एसिड का सूत्र यही होगा C17H33। क्या होगा? 33। क्यों होगा? आपने ये सोचा कि क्यों होगा ऐसा? मैंने पहले ही आपको बताया है कि उसका सूत्र क्या है। उसका सूत्र है CnH2n-1। यदि हम अनसैचुरेटेड की बात कर रहे हैं तो इसका निर्माण होना है। यदि सैचुरेटेड कह देते हैं तो ये चीजें बदल करके प्लस हो जाएंगी। ये याद रखना, ये हमेशा आपको ये काम देने वाला होता है। आप कहीं भी रहोगे, जब भी कोई आपसे कह देगा कि सैचुरेटेड बताओ, अनसैचुरेटेड बताओ, आपके माइंड में ये बात है तो आप बताने से कभी हिचक नहीं सकते, कभी नहीं हिचक सकते हैं। तो ये याद रखना कि जब -1 होगा तो इसे हम क्या करेंगे? अनसैचुरेटेड, प्लस होगा तो सैचुरेटेड। तो जो यहां पे है तो कार्बन की संख्या कितनी थी? 17 थी, दूनी 34 हुआ, एक माइनस हुआ, हो गया 33। अब इसी का हमको ट्राइओलिक एसिड बनानी है, जिसको हम ऑयल कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? ऑयल कहते हैं। ऑयल कैसे? अब इसको हम लिख लेते हैं। सेम चीजें आपका जो ग्लिसरॉल है वो तो आपको कंठस्थ होनी चाहिए। देखो ग्लिसरॉल को जैसे अपने हिसाब कोई पूछ दे ऐसे कि भाई ग्लिसरॉल क्या है, तो आप धड़ल्ले से इतना बता दीजिए कि CH2OH, फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन पे CHOH, फिर इसके बाद सिंगल बॉन्ड कार्बन नीचे CH2OH, ऐसे बिल्कुल बिंदास, अगर कुछ सोचे समझे। अगर वो कह देता है कि ग्लिसरॉल्स बता दीजिए, तो ग्लिसरॉल्स बताने के लिए सबसे अच्छा है कि वहां पे आप जो है OOC जोड़ दीजिए, OOC जोड़ दीजिए, ग्लिसरॉल्स बन जाएगा। यदि कोई कहता है फैटी एसिड बता दो भाई जरा, तो फैटी एसिड बनाने के लिए दो, एक सैचुरेटेड एक अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड बता दीजिए या अनसैचुरेटेड बता दीजिए। सैचुरेटेड बताना है तो बताने के लिए क्या करना है कि कार्बन की संख्या में एक, हाइड्रोजन की संख्या में एक जोड़ देनी है, और अगर अनसैचुरेटेड बताना है तो एक उसमें से माइनस कर देनी, बस तैयार आपका। तो आप तो ये बात अपने जुबान पर भी हमेशा लेकर के रख सकते हैं, उसमें कोई परिवर्तन, कोई नहीं समझ पाएगा कि आप इस चीज को भली भांत इन फिगर दे सकते हैं कि नहीं, और याद रहेगा तो दे ही सकते हैं, इसमें कोई बातें नहीं होती है। तो चलिए भाई हम यहां पे शुरू करते हैं। तो ये पहला तो हो गया, पहले कार्बन पे, फिर दूसरे कार्बन पे हम देखते हैं, फिर इसके बाद तीसरे कार्बन पे देखते हैं, ठीक। ये चीजें हैं, इतना हम लोगों ने इस पे काम कर लिया। अब क्या होता है कि देखो जैसे जुड़ा है वैसे मिलेगा। हम जिस फार्म में बिछड़े होते हैं, अभी किसी चीज को लेकर के हमारे आप में थोड़ा टेंशन आ जाए, अगर वो टेंशन आ रहा है जिस कारण से आ रहा है, अब किसके कारण आ सकता है? ये आ सकता है कि यदि मैं आपको न पढ़ा रहा हूं या आप नहीं पढ़ रहे हो तो आएगा टेंशन। भाई हम आपके ऊपर गुस्सा कर सकते हैं, आप हमारे ऊपर गुस्सा कर सकते हैं, भाई आपने तो पढ़ाया ही नहीं है। अब उसका वजह क्या है? पढ़ाई। उसी के निकलने से हम जुड़ते, मिलने से हम जुड़ते हैं और निकलने से हम बिखर जाते हैं। तो यहां पे थोड़ा सा चेंज रहेगा कि उसके निकलने से ये जुड़े थे, लेकिन अब वो अपने अस्तित्व में तो नहीं था। भाई ग्लिसरॉल अगर हमको प्राप्त करनी है तो जब तक जो बिछड़ा हुआ, हम इसको कह सकते कि हमको प्राप्त हुआ, मिल गया, ऑयल मिल गया, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ग्लिसरॉल हमको मिल गया। ग्लिसरॉल नहीं मिला, तो ग्लिसरॉल को यदि हमको लेना है तो वहां पे क्या करेंगे? क्या निकला हुआ है इस चीज को देखेंगे। निकला क्या था भाई? H2O निकला था। अब जब H2O निकला हुआ है तो H2O इसको हम दे देते हैं। भाई जो चीज इसको चाहिए उसे दे दीजिए, नाराजगी खत्म, और सब अपने अपने काम पे फिर लग जाए। यही हाइड्रोलाइसिस है, और इसी से हम जान लेंगे कि इस तरह से जुड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे? अब भाई बात आती है कि कितने हम कर सकते हैं।
तो चूंकि हमें ग्लिसरॉल लेनी है तो इन तीनों पे हम ये क्रिया करेंगे तभी संभव है। तीनों पे क्रिया करेंगे तो यहां पे क्या करना है 3s2। इससे पहले जस्ट अभी कुछ समय पहले मैंने बताया था कि बाहर निकल गया था, अब क्या हो रहा है, इनका आपस में जुड़ना भी हो रहा है। और मजे की बात आपको ये बताएं कि ये तभी संभव जब आपकी शरीर भी टूटती है, लिपिड्स वहां से टूटती है। तो आप देखते हैं हम लोग यह सोचते हैं कि कोई इसे खा करके समाप्त कर देगा। आप देखते हैं जब कोई पदार्थ पड़ा होता है तो सड़ता है, तो क्यों सड़ता है भाई, जिस प्रकार से वो जुड़े हुए हैं ना उसी हिसाब से वो टूटना शुरू करते हैं, इसलिए वो अलग होते हैं और धीरे धीरे अलग होते हैं। जैसे किसी भी शरीर को, किसी भी जो है बायो प्रोडक्ट को जब डिकम्पोज होना होता है तो उसके लिए सबसे अहम होता है मॉइस्चर और टेम्परेचर, तभी उनको हम आसानी से अलग कर सकते। हम अन्य क्रियाओं के माध्यम से नया कंपाउंड तो बना सकते हैं, लेकिन उनको अलग करने के लिए हमें वही चीज देनी होगी जो चीजें जो है उनको पहले से मिली हुई थी। यह विश्वास दिलाना पड़ता है, यह देना पड़ता है उसको। तो हम यहां क्या करते हैं कि 3s2 इनको दे देते हैं, भाई इनका था इनको दे दीजिए, बात खत्म, चलो ले लेते हैं। अब यहां पे क्या हुआ कि लाइपेज एंजाइम की उपस्थिति में हम ऐसा काम कर रहे हैं। क्यों भाई, देखो जैसे हम और आप अगर बिछड़ गए, नहीं मिल रहे, अगर नहीं मिल रहे हैं तो ये आप इसलिए नहीं, चूंकि क्या छुट्टी चल रही है, आप लोगों का बंद है। अब अगर हम इस माध्यम से, वीडियो के माध्यम से हम लोग मिलना शुरू कर रहे हैं, तो ये जो वीडियो का माध्यम है, ऑनलाइन का जो माध्यम है, ये जुड़ा कि नहीं, ऑनलाइन शब्द आया कि नहीं आया। तो जो दो को आपस में जोड़ने का काम करता है, मध्यस्थ का काम करता है, वो कोई न कोई एंजाइम हो सकता है, या तो और वही चीजें अलग भी करती है, कोई अन्य चीजें जो है आकर के, अन्य कंपाउंड्स आकर के इंक्लूड होंगी तभी वो अलग भी होंगे और वो फिर जुड़ते। तो लाइपेज जो क्या करता है, एंजाइम्स है, यह एंजाइम्स इनको साथ क्या करता है, अब अलग कर रहा है, इनको जोड़ने का काम कर रहा है। तो S2O उनको क्या करेगा, इनको फिर से पुनः दे देगा, दे देता है। तो भाई ग्लिसरॉल का तो निर्माण बन जाता है। फिर यहां पे क्या हो जाएगा, ये आपका ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल क्यों हो गया, क्योंकि इनको चाहिए था 3 हाइड्रॉक्सिल समूह, और यहां पर अगर हम काउंटिंग करके देख लें कि कितने हाइड्रॉक्सिल समूह हो जाएंगे और कितने हाइड्रोजन समूह हो जाएंगे, तो आप देखेंगे कि यहां पे कितना है, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन है और 3 जो है क्या है, ऑक्सीजन। ठीक, ऑक्सीजन का पूरा उपयोग, चूंकि जब यहां पे आपका कार्बोक्सिलिक समूह बनता है, COOH बनता है, तो यहां पे COO है ही सिर्फ, उसे H चाहिए, तो 3 यहां से हाइड्रोजन के लिए चला जाता है, जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं। जब निकल जाएंगे तो इनके पास क्या कितने बचेंगे, 3 हाइड्रोजन, और यहां पे क्या होगा, उनकी जरूरत दूसरे स्थान पे नहीं है, तो इनको 3 आपके ऑक्सीजन, ये दोनों मिल जाते हैं तो बना लेते हैं क्या है, हाइड्रॉक्सिल समूह। हम इस तरह से छोटे छोटे भागों में तोड़ के देखें तो 3 हाइड्रॉक्सिल समूह इसके साथ जुड़ा और जुड़ करके क्या बना लिए, इन्होंने बना लिया ग्लिसरॉल। अब ग्लिसरॉल बन गया तो फिर अब चले आते हैं पीछे की तरफ। हमने क्या बताया था कि किस प्रकार से फैटी एसिड उनके साथ जुड़ते हैं। तो जब फैटी एसिड की संख्या कितनी है भाई, यहां पे भी 1 है, 2 है और 3 है। और जब एस्टर्स बने हुए हैं वो कितने हैं भाई, वो भी कितने हैं, 1 है, 2 है और 3 है। और यहां से 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स क्या हुए थे, वो निकले हुए थे, ये 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। जब ये 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स इनके साथ ऐड हो जाएंगे तो ये क्या बना लेंगे, वो भी उनकी संख्या भी हो जाएगी 3। यानी कि हम लिख सकते हैं कि 3C17H33COOH, इसे हम लिख सकते हैं। अब ये अलग हो गया, जो ये अलग होने की प्रक्रिया है किसके माध्यम से, जल के माध्यम से। किसकी उपस्थिति में, लाइपेज एंजाइम की उपस्थिति में, तो उसे हम कहेंगे हाइड्रोलाइसिस, यानी जल अपघटन। क्या कहेंगे, जल अपघटन कहेंगे। अब दूसरा टॉपिक आता है आपका साबुनीकरण। जो साबुनीकरण है उसका हम निर्माण कैसे करते हैं। साबुनीकरण के निर्माण के लिए ये नया टॉपिक है, इसके आधार पे हम चीजें शुरू करते हैं।
तो आप लोगों को यह जो साबुनीकरण है, हाइड्रोलाइसिस, आप लोग समझ लीजिए, देख लीजिए, आपको जहां समझ में न आए उसे आप कर लीजिएगा। तो अब अगले टर्न पे मैं आपको साबुनीकरण बताऊंगा। याद रखिएगा, आप घर पे मैंने आपको हाइड्रोलाइसिस ओलिक एसिड में बताया है, अनसैचुरेटेड बताया है, सैचुरेटेड आप स्वयं करके हमको बताएंगे कि हाँ हम कर पा रहे हैं कि नहीं। साबुनीकरण भी मैं आपको एक बताऊंगा, दूसरा आपको स्वयं करना होगा। साबुनीकरण अगले लेक्चर में हम प्रेजेंट करते हैं। चलते हैं।